न बभूव मुनश्चेतो विकृतं मुनिसत्तमाः भ्रष्टो बभूव तद्गर्वो महेशानुग्रहेणः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में। आज इस सप्ताह का जो लाइव सेशन था वो मैंने मंगलवार को कर दिया था। अगले शनिवार को, जो आने वाला शनिवार है, उसमें हम आपसे लाइव जुड़ेंगे रात्रि 8:15। आप सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस के साथ, अपने प्रश्न के साथ। जिनकी कुंडली मैंने पहले चुन ली है या जिनका लाइव सेशन में कार्यक्रम जिन्होंने देख लिया है या जिनकी कुंडली मैंने चुन ली है, कृपा करके वो ना लिखें। हो सकता है तो किसी दूसरे व्यक्ति को जगह देने की आवश्यकता है। आइए, और लेकिन कार्यक्रम से जुड़ के रहना चाहिए। उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मैंने पिछले भी लाइव सेशन में बताया था और इस बार भी लाइव सेशन में बताने की कोशिश करूंगा। आइए, कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, पर वस्तुतः अब बात कहें, अब यहाँ से आपको शिव पुराण का असली आनंद प्राप्त होगा। ऐसे तो ये हमारे पुराण हैं, इनमें ज्ञान का सागर भरा पड़ा है, पर कल के श्लोक में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि देवर्षि नारद तपस्या करने हिमालय की तरफ बढ़ते हैं। जब उनके तपस्या की बात इंद्रदेव को पता चलती है तो वो उनके तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को उनके पास भेजते हैं। आज का जो श्लोक मैंने पढ़ा है उसका अर्थ भगवान वेदव्यास ने लिखा कि कामदेव और उनकी पत्नी रति देवर्षि नारद के तपस्या को भंग करने के लिए जाते हैं, पर भगवान शिव की कृपा से देवर्षि नारद की तपस्या भंग नहीं होती है, क्योंकि उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा थी। क्योंकि देवराज इंद्र को ये डर लग गया था कि कहीं देवर्षि नारद ब्रह्मदेव से मेरी कुर्सी न मांग ले। इसी वजह से नक्षत्रों की जब कड़ी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी मैंने ये बात कही है कि इंद्र देवता जो हैं वो उग्र देवता के श्रेणी में आते हैं, उग्र देवों के अंतर्गत उनको रखा गया है। आइए, ये देवताओं के राजा हैं और स्वर्ग पे इनका आधिपत्य है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। अब आप लोगों को शिवपुराण समझ में आने लगेगा। पूर्व में मैंने रुद्राक्ष के बारे में बात कही थी, भस्म के महिमा के बारे में हमारी चर्चा हो चुकी है, पर अब यहाँ से शिवपुराण की असली कथा शुरू होती है। बात करते हैं नक्षत्र की कणी। लोग पूछते हैं, जब ये कार्यक्रम आप देखेंगे तो आपके भी दिमाग में बात आएगी कि मैं कौन से नक्षत्र का हूँ। तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं वही आपका जन्म नक्षत्र है, और उससे संबंधित जितनी भी बातें आप अगर जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ नक्षत्र फल नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। वो एक कार्यक्रम है पूरा जिसमें नक्षत्र की सूची है। आप उसमें जाकर के अपने जन्म के नक्षत्र के हिसाब से अपने बारे में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त अब सिर्फ 3 ही नक्षत्र बचे हैं। आज पूर्वा भाद्रपद पूरा हो जाएगा, उसके थोड़े दिन बाद उत्तरा भाद्रपद और अंतिम नक्षत्र रेवती। धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र कहे गए हैं। इन 5 नक्षत्रों में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो अपने आसपास के 5 अन्य लोगों के भी मृत्यु का कारण बन जाता है। इस वजह से इस नक्षत्र के दोष की समाप्ति के लिए 5 अन्य पुतले जलाए जाते हैं बना करके। उसके जलने के चिता पे उन पुतलों को भी रखा जाता है। आइए, ये पंचक नक्षत्र है और इस वजह से इन्हें प्रायः मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन और विद्वेषण आदि जैसे तामसिक क्रियाओं के लिए जाना जाता है। इन्हें कई बार तीक्ष्ण या दारुण संज्ञक नक्षत्र की संज्ञा में भी रखा गया है। पूर्वा भाद्रपद ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है, पर वस्तुतः एक नक्षत्र के चूंकि 4 चरण होते हैं, इस वजह से इसके पहले चरण के अधिपति मंगलदेव होते हैं, दूसरे चरण के अधिपति शुक्रदेव होते हैं, तीसरे चरण के अधिपति बुधदेव होते हैं और चौथे चरण के अधिपति चंद्रमा होते हैं। वैसे तो ये नक्षत्र देवगुरु बृहस्पति का है, पूर्वा भाद्रपद,
पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो अजैक पाद नाम के देवता हैं। इस वजह से जो भी जातक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मा होता है उसे ओम अजैक पदे नमः इस मंत्र का जप निरंतर 108 बार प्रत्येक दिन करना चाहिए। और भृंगराज की जड़ अपने गले में शनिवार के दिन या रविवार के दिन धारण करना चाहिए। साथ ही साथ काले तिल और काले उड़द का दान भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ एकादशी का व्रत निश्चित रूप से ऐसे जातकों को करना चाहिए। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करते। अब इनकी अगर चर्चा कर देते हैं इनके व्यक्तित्व के ऊपर, मस्तिष्क संरचना पे, तो इनको बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं आता। लेकिन जब इन्हें क्रोध आता है तो कई बार ये बड़े उग्र स्वरूप वाले हो जाते हैं। ये सत्य का साथ कभी भी छोड़ने में विश्वास नहीं रखते। हजार लोगों की भीड़ में भी ये उसी तरीके से अपना विरोध प्रकट करते हैं जैसे ये एक या दो लोगों के बीच में करते हैं। ये हमेशा ही सत्य को पुकारने और सत्य की ताकत को समझने वाले होते हैं। आकाश मंडल में 320 अंशों से लेकर के और 333 अंशों के बीच का जो क्षेत्र होता है ये पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ क्या है कि आपने पूरे आसमान को 360 अंशों का माना है, कल्पित किया है, और उसके एक एक हिस्से को एक एक नक्षत्रों के अंतर्गत रख दिया है। नक्षत्र क्या है? जो आसमान से एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान के बीच की दूरी को तय करता है वही नक्षत्र है। और इसी नक्षत्र में कोई ना कोई राशियां हैं और इसी राशियों से और नक्षत्रों से प्रभावित होते हुए चंद्रमा जातक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं और विभिन्न ग्रह उस नक्षत्र से संबंधित ग्रह और गुण देते हैं या गुण और दोषों से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। बात करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में तो यहाँ इनका दाम्पत्य ठीक होता है, इन्हें अधिकारी बनते देखा जाता है, ये इंजीनियरिंग करते हैं, इन्हें सिविल इंजीनियरिंग करते देखा जाता है, इनको बिजली की समझ बड़ी अच्छी होती है, ये सत्य बोलने वाले होते हैं और मार्मिक बात कहने वाले होते हैं। एक ऐसी बात कह देते हैं जो सामने वाले के हृदय में बिल्कुल ही धंस जाती है और बहुत इमोशनली लोगों को कनेक्ट करने वाले भी होते हैं। व्यापार से ज़्यादा इनका ध्यान नौकरी और ऊंचे पद पे नौकरी करते हुए नहीं दिखा जाता है। बात करेंगे जन्म कुंडली में अगर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र बैठे हैं और उस पे अब एक एक ग्रह की दृष्टि की बात करेंगे, चरण की बात भी करेंगे अंतिम सीरीज में, अंतिम में। पर पहले बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं और उस पे अगर सूर्य की दृष्टि है तो क्या होगा। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है और उन पे सूर्य की दृष्टि है तो व्यक्ति कई बार बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, मतलब धर्माधिकारी, धर्म का पालन पोषण करने वाला होता है। धर्म अपने जीवन से कभी गायब होने वाला नहीं होता, उसके जीवन से धार्मिक होता है। जब उसी चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि का मनस्वी होता है, कुशाग्र भी होगा और शुद्ध आकृति का होता है, श्रेष्ठ और बहुत झटपट अपनी स्थिति को बदलने वाला होता है। मतलब एक अच्छी काया के साथ एक अच्छी मानसिक स्थिति भी उसके शरीर में निवास करती है। जब उसी चंद्रमा पे बुध की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति ज्ञानी और सुखी होता है, मतलब सांसारिकता उससे प्रभावित और सांसारिकता उसे आकर्षित करती है, राजा की भांति। जब उसी चंद्रमा पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति अच्छे पद पे जाने वाला और ऊंचे पद पे जाकर के समाज के हित का निर्धारक और चिंतक होता है। जबकि उसी चंद्रमा पे अगर शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति अचानक से बहुत सारी संपत्ति को अर्जित करना और प्राप्त करने वाला हो जाता है। उसी चंद्रमा पे अगर शनि देव की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति की कुशाग्रता भंग होती है और कई बार उसे अपने ही अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है और उसके शत्रुओं का प्रभाव उसके ऊपर हमेशा ही पड़ता रहता है। राहु देव का प्रभाव अगर आपके चंद्रमा के ऊपर है तो आपको अपने आप को संतुलित बनाने की आवश्यकता होगी। जबकि केतुदेव अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं तो आपको अपने नियमित दिनचर्या पे काम करना होगा। ये विभिन्न ग्रहों की दृष्टि है जो एक लाइन में मैंने समाहित करने की, गुंफित करने की कोशिश की है। अब बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी मंगलदेव होते हैं। जो व्यक्ति पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में जन्मा है वो व्यक्ति किसी भी अवस्था में किसी से भी
डरने वाला नहीं होता, निर्भीक साहसी होता है। जबकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, ऐसा जातक कामी प्रवृत्ति का हो सकता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण के अधिपति बुधदेव होते हैं, जहां व्यक्ति कई बार इमोशनली कनेक्ट करता है। जबकि चौथे चरण के अधिपति चंद्रमा होते हैं, यहां व्यक्ति व्यापारी और उच्च मानसिकता का पदस्थ अधिकारी और व्यापार जो भी काम करे उसमें अच्छे और धन की प्राप्ति करने वाला होता है। यह तो चरण की बात हो गई। अब समराइज करके आपको पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के पूरे विश्लेषण पे आपका ध्यान लेके आता हूं। बहुत ध्यान से समझेंगे तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जन्मे लोग हमेशा ही दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। कभी किसी को सताने में इनका विश्वास नहीं होता। अपने पद और प्रतिष्ठा का गलत इस्तेमाल इन्हें नहीं आता है करने। साथ ही साथ इनको वात और कफ से संबंधित समस्या स्वास्थ्य के मामले में परेशान करती है। इसके अतिरिक्त जो जातक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा होता है वो न्यायप्रिय होता है, निर्भीक साहसी अदम्य और डरपोक नहीं होता। साथ ही साथ इसको कोई हरा नहीं सकता। ये सदैव अपनी तीखी चाल से सामने वाले को परास्त करने की पूरी क्षमता और मात्रा रखने वाला होता है। जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं तो आप अनुशासन प्रिय भी हैं। साथ ही साथ आपको काम करने में इंजीनियरिंग और बैंकिंग के साथ फिनांस का क्षेत्र बड़ा लाभ देने वाला हो सकता है। ये मैंने चंद्रमा के बारे में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में इतनी बात बताई। दाम्पत्य को लेकर के इनके जीवन में बहुत ज़्यादा उधेड़बुन नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा दाम्पत्य में घुसे नहीं रहते और बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं रहते। मतलब ये अपने दाम्पत्य को बहुत बैलेंस करने वाले भी होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जन्मे जातक अगर किसी भी तरीके से किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो शुद्धता से, शुद्धतया, वैज्ञानिकता के साथ उस कार्य को पूरा करने की पूरी कोशिश भी करते रहते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातक अच्छे पदों पर विभूषित होते हैं। टेक्निकली इनका जो दिमाग होता है वो बड़ी चीज़ों को गंभीरता से पकड़ने वाला होता है। इन्हें शॉर्टकट बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। एक चीज़ जब इनके दिमाग में फिट बैठ जाए तो उसके बारे में उसके दिमाग में निगेटिव अप्रोच नहीं आता और बड़ी गंभीरता से, सरलता से अपनी बात को प्रकट रखने में इन्हें महारत हासिल होती है। यह आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं तो ऐसी स्थिति लेकर के आते हैं। एक बात और भी कहूंगा, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा लग्न में, चतुर्थ में, तृतीय में या किसी भी स्थिति में लग्न से लेकर के पंचम स्थान तक बैठे हैं और चूंकि अगर इन पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि जा रही है जैसे गुरु शुक्र बुध चंद्रमा, गुरु शुक्र बुध आदि, तो ये आपके बल की वृद्धि करने वाले भी होते हैं और अच्छी आयु को देने वाले भी होते हैं। हाँ, पर एक बात और भी होगी कि ये कई बार व्यक्ति के पूर्व के आयु को कष्ट देते हैं और बाद के आयु को सुख देने वाले हो जाते हैं। ये हमारी कुंडली के पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चंद्रमा हैं। इनके बारे में मैंने इतनी बात बताई। मैं कोशिश कर रहा हूं जब ये नक्षत्र की सीरीज जब लगभग समाप्त हो जाएगी तो एक एक नक्षत्र में जन्मे जातकों के लिए कौन कौन सा क्षेत्र सही रहेगा करियर के हिसाब से उस पर फोकस करूंगा। क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा जिस चीज को लेकर के, जिस विषय को लेकर के प्रश्न आते हैं कुंडली विश्लेषण में, वो उनके करियर को लेकर के आते हैं। ये कार्यक्रम बड़ा ही बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा आप लोगों के लिए। अपने जन्म के नक्षत्र को चेक करके रखिएगा। जल्दी ही इस सीरीज को मैं शुरू करने वाला हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।